हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए जो मैंने कहा था कि इनकम टैक्स की 200 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज आप लोग की आएगी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब ये सीरीज जो है आपकी पूरी 200 क्वेश्चंस की रहेगी, जिसमें आपके इनकम टैक्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कवर हो जाएंगे। आप चाहे यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर जो आपके बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी थी उसकी प्रिपरेशन है, दोनों में ही ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्पीडी रिवीजन रहेगा इसमें। जो क्वेश्चंस वैसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है, उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कई बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो सब भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1934, 1956, 1961, 1972। इसमें एक चीज को ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती रहूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है वो पास किस ईयर में किया गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये पास किया गया था 1961 में, और इसको लागू जो किया गया है, अगर कहा जाए कि कब फोर्स में आया है, तो वो 1962 है। तो यहाँ पर पास करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, बस मैंने कहा था कि पास हुआ था 1961 में, कब वो लागू किया गया है। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1956। तो कब वो लागू किया गया है? वो लागू किया गया है 1 अप्रैल 1962 को। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स इज ए डैश। इनकम टैक्स क्या है? एक प्रोफेशनल टैक्स यानी कि नियोजन कर है, डायरेक्ट टैक्स एक आपका प्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष सर्विस टैक्स है यानी कि सेवा कर है। तो इनकम टैक्स किस तरह का टैक्स है आपको पता ही है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन, यानी कि जो इनकम टैक्स की जो दरें होती हैं कि किस दर से इनकम टैक्स लगाया जाएगा, 10%, 20% या कितना उसकी रहेगा मिनिमम मैक्सिमम लिमिट, तो वो कौन फिक्स करता है? इनकम टैक्स एक्ट जो आयकर अधिनियम है उसके द्वारा, फाइनेंस एक्ट जो वित्त अधिनियम है, इनकम टैक्स रूल्स यानी कि जो आयकर के नियम होते हैं, या फिर फाइनेंस रूल्स यानी कि जो वित्तीय नियम होते हैं उनके द्वारा। तो इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं वो कौन फिक्स करता है? तो फाइनेंस एक्ट जो होता है, वित्त अधिनियम जो होता है, उसके द्वारा फिक्स की जाती हैं। इसका जो काम होता है इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स है, तो सीबीडीटी बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। पहले भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ इसके बारे में। सीबी यहाँ पर डी होगा, सीबीडीटी। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो भी मैंने बताई है आपको, उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो इसकी जो दरें हैं वो फिक्स करने का काम फाइनेंस एक्ट के द्वारा होता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम। जो आय होती है उसके कितने शीर्षक होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 2। तो इनकम के कितने शीर्षक हैं आपको पहले ही मैंने बताया है, इसके 5 शीर्षक होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन हो जाता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसके 5 हेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। A person with the age of dash or more is considered as a super senior citizen as per income tax act। कि वो कौन सा पर्सन है या उसकी कितनी एज होनी चाहिए किसी पर्सन की कि उसे सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाए, यानी कि सुपर सीनियर अति वरिष्ठ नागरिक होने के लिए। इसका मतलब हो जाता है कि अति वरिष्ठ नागरिक होने के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो 80 अबव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 80 साल की एज से ऊपर के हैं तो क्या हो जाते हैं? उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि आपकी कुछ डिडक्शन होती हैं वो उसकी एज के अकॉर्डिंग भी रहती हैं, जैसे कि 80D में ही है, 2 तरह की रहती हैं। तो वहां पर आपका नॉर्मल सिटीजन है या सीनियर है, फिर सुपर सीनियर है, तो वहां पर कैटेगरी डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द मिनिमम एक्सेप्शनल लिमिट ऑफ इनकम इज डैश। 2,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिनिमम लिमिट कितनी होती है एग्जाम्प्ट होने के लिए, कि उसके ऊपर जो होगा वो टैक्स लगेगा, उतनी आय तक टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो आपको पता ही है ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो अभी करंट में कितनी चल रही है, इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिए। सभी को पता होगा कि अभी कितनी लिमिट है, जो वहां तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर जब आप इनकम होगी आपकी तो वो टैक्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। कि जो इनकम टैक्स की कटौती होती है, यानी कि जो रिबेट दी जाती है, वो किस सेक्शन के द्वारा दी जाती है? 81A, 87A, 81C, 87C। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैं कई बार इस क्वेश्चन को करा चुकी हूँ।
किसके सेक्शन में आती है? तो ये रिबेट आ जाती है आपकी 87A के अंतर्गत। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं, तो इन सारे सेक्शंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स डील्स विद डैश। जो इनकम टैक्स की सेक्शन 2 है और उसकी उपधारा 9 के अंतर्गत किससे रिलेटेड है उसके बारे में, उसके अंतर्गत किस चीज के बारे में बताया गया है? पर्सन व्यक्ति के बारे में, एसएससी करदाता के बारे में, प्रीवियस ईयर गत वर्ष, असेसमेंट ईयर क्या है यानी कि जिस वर्ष कर लगाया जाएगा कर निर्धारण वर्ष। तो यहाँ पर जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? वो हो जाती है आपके कर निर्धारण वर्ष से, जिस वर्ष में कर का निर्धारण किया जा रहा है। जिस वर्ष इनकम अर्न की जाती है वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाता है और जिस वर्ष जो होता है इनकम पर टैक्स लगता है वो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग फ्रॉम डैश एवरी ईयर। जो असेसमेंट ईयर होता है यानी कि जो कर निर्धारण वर्ष होता है 12 महीने का होता है, 12 मंथ का होता है, तो कब से वो शुरू होता है? कमेंसिंग का मीन्स हो जाता है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है, कब से शुरू माना जाता है उसे। तो उसे कब से शुरू माना जाएगा? 1 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 13 अप्रैल। कब से स्टार्ट होता है? तो आपको पता ही है असेसमेंट ईयर जो होता है वो कब से स्टार्ट होगा? वो हो जाता है 1 अप्रैल से कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। तो ये आपके फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष का ही अवधि है। जो बैंकिंग ईयर जो चलते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च तक होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when the income earned in an year is taxed in the same year it is called dash। when the income earned in a year, जो इनकम जो अर्न की जाती है किसी वर्ष में, इस टैक्स इन द सेम ईयर, उसी वर्ष में उस पर टैक्स भी लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? यानी कि जिस वर्ष आपने अर्न करी उसी वर्ष में आपने टैक्स भी दे दिया। ऐसे कि आप जानते हैं जो आप प्रीवियस ईयर में इनकम जो अर्न कर रहे होते हैं उसमें अगले असेसमेंट ईयर जो होता है उसमें आपको टैक्स देना होता है। यहाँ पर लेकिन कह रहा है कि जिस वर्ष आपने कमाई है उसी वर्ष में आपने उस पर टैक्स भी दे दिया है, तो वो कौन सा ईयर होगा? सॉरी, उसे क्या कहते हैं या किस तरह का वो टैक्सेशन होगा? एडवांस असेसमेंट हो जाएगा यानी कि अग्रिम आपने ले लिया है, सुपर असेसमेंट है, एक्सेलरेटेड असेसमेंट है या फिर नन ऑफ द अबव। ये कौन सा असेसमेंट हो जाता है? इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड असेसमेंट, हिंदी में इसे त्वरित मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो जो बच्चे हिंदी से हैं उनको ध्यान में रखिएगा, इसे त्वरित मूल्यांकन भी कहा जाता है कि जिससे कि किसी तरह की बाधाओं से बचने के लिए त्वरित स्पीडी असेसमेंट जो होता है कि आईटी रिटर्न जो होता है, इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग जो दाखिल कर रहे हैं उसे तुरंत ही अप्रूव करके आगे का काम किया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह के टैक्स की चोरी को या किसी तरह की सुविधा को रोका जा सके। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बच्चे जो कंफ्यूज हो जाएंगे एडवांस लगा देंगे, तो एडवांस नहीं होता, ये आपका त्वरित मूल्यांकन होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरचार्ज इज लीव्ड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड्स, यानी कि जो सरचार्ज होता है वो कब लगाया जाएगा? तो कितने इनकम से ऊपर होने पर सरचार्ज लगाया जाता है? 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़। तो कितनी इनकम हो जाती है? वो आपकी हो जाएगी 1 करोड़। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसकी एक अलग से आपका जो है चार्ट होता है, मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, जिसकी क्लासेस की वीडियो आई थी वहां पर, कि सरचार्ज कब लगाया जाता है और कितनी इनकम होने पर लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल सेस इज चार्ज एट द रेट ऑफ 2%, 1%, 3%, 5%। जो एजुकेशनल सेस होता है वो कितने परसेंट पे लगाया जाता है? तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 नहीं 4% है, 4% लगाया जाता है जो अब एजुकेशनल सेस होता है। पहले 3% था लेकिन अब 4% हो गया। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट पर्सन इंक्लूड्स डैश। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो उस व्यक्ति में कौन कौन इंक्लूड होता है? इंडिविजुअल, HUF, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के उससे, तो पर्सन जो होगा, एक व्यक्ति जो होगा, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही शामिल नहीं होता, उसमें आपका HUF भी आ जाता है, एक कंपनी भी आ जाती है, कंपनी को भी क्योंकि एक आर्टिफिशियल बॉडी माना जाता है, एक कृत्रिम व्यक्ति ही माना जाता है, तो वो भी वहां पर एक व्यक्ति की नजर में आ जाएगी या समझी जाएगी। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
CBDT स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने इसको बताया ही था आपको कि CBDT जो होता है, जो टैक्स इनकम टैक्स है से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें देखता है, सारे नियम कानून जो होते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सिटीजन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सिटीजन्स ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो CBDT जो है उसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाएगा CBDT इज कंट्रोल बाई, कि जो CBDT होता है उसको कंट्रोल कौन करता है या उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, नाम से क्लियर हो रहा है केंद्रीय, यानी कि सेंट्रल लेवल पे इसका काम किया जाता है। तो इसको कौन अथॉरिटी कौन जो है इसके अंडर में रहेगी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार है उसके अंडर में काम करता है। एक आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई डैश both basic condition and additional one additional condition, one basic condition and both additional condition, one basic condition and one additional condition, both basic condition and both additional condition। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साधारण निवासी जो होता है, यहाँ पर एक साधारण निवासी की बात की जा रही है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है उसको भारत में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की या साधारण निवासी होने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करना जरूरी होता है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लासेस की वीडियो में कि आपकी दो बेसिक कंडीशंस होती हैं और दो एडिशनल कंडीशन होती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग कि कौन कितनी पूरी कर रहा है, दोनों पूरी कर रहा है या कोई एक कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा, हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। 3 तरह के रहते हैं। तो यहाँ पर साधारण निवासी होने के लिए उसे, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, उसे कम से कम एक बेसिक कंडीशन जो है उसको पूरा करना और बोथ एडिशनल कंडीशन को पूरा करना अनिवार्य है, तभी वो साधारण निवासी कहलाता है। तो वन बेसिक कंडीशन, दो में से कोई एक जो आधारभूत शर्त है और दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को उसे पूरा करना अनिवार्य होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज डैश टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस 2314, कि एक कंपनी जो होती है जो कितने तरीके का उसकी निवासी स्थिति होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कंपनी जो होती है उसकी अगर हम निवासी स्थिति की बात करें तो सिर्फ 2 तरह की होती है। कौन से 2 टाइप्स होते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि एक साधारण निवासी होता है, एक असाधारण निवासी होता है, एक अनिवासी होता है। तो यहाँ पर एक कंपनी क्या नहीं हो सकती, क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि ऑर्डिनरी होगी, नॉन ऑर्डिनरी होगी या फिर नॉट ऑर्डिनरी होगी। किस तरह की जो होती है कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई 2 होगी और एक नहीं हो सकती। तो कौन सा है, तो एक आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India in the previous year for at least dash days to become a resident. 90 days, 162 days, 180 days, 182 days। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि बिकम ए रेजिडेंट, एक निवासी होने के लिए एक व्यक्ति जो कि है तो भारत का नागरिक, अगर इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करें तो एक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है और उसे भारत में वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भारत से बाहर अब्रॉड गया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से वो बाहर काम करने गया है, उसे इंडिया में किसी गत वर्ष में कितने दिन अधिकतम रहना अनिवार्य है अगर वो रेजिडेंट निवासी की स्थिति में आना चाहता है या साधारण निवासी बनना चाहता है। तो आपको 2 शर्तों में से कोई एक शर्त जो थी यहाँ पर वो क्या थी कि 182 डेज, कम से कम 182 दिन भारत में रहना उसके लिए अनिवार्य है। बेसिक कंडीशन की एक कंडीशन आपकी ये रहेगी कि उसे 182 डेज रहना अनिवार्य होता है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज होना, और साथ में जो उससे पिछले के 4 वर्ष होते हैं, 4 इयर्स होते हैं, उसमें कम से कम 1 वर्ष रहना अनिवार्य होता है। ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो जाती है, बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पर 182 डेज की बात कही है, दूसरी कंडीशन बताई नहीं गई, तो एक कंडीशन 182 डेज आपकी करेक्ट हो जाएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसएससी इन केस ऑफ HUF, जो करदाता होता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू विभाजित परिवार जो होता है उसके केस में करदाता कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ये एसएससी जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है वो व्यक्ति करदाता कौन माना जाएगा, कर्ता या फिर
को पेरेंट्स या फिर डीम्ड करता है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जब हम एचयूएफ की हिंदू परिवार की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कर्ता होता है वो एसएससी, वही एसएससी माना जाता है, क्योंकि एक संयुक्त परिवार होता है। तो संयुक्त तरीके से जो होता है उनका कंबाइंड बिजनेस होता है, तो वहाँ पर जो कर्ता होता है, प्रधान होता है उस फैमिली का, वही एसएससी माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज डैश। जो भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश होता है वो क्या होगा? फुली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य है, पार्टी टैक्सेबल, अंशतः कर योग्य है, फुली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त है, या फिर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अगर इंडियन कंपनी से लाभांश मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो फुली एग्जेम्प्टेड होता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सी इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री होती है, कौन सी टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम इज डैश एज डिडक्शन, फुली अलाउड, पार्टली अलाउड, नॉट अलाउड, नन ऑफ दीज। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कि उपार्जित व्यय जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे, तो उस पर जो डिडक्शन होती है वो कितनी अलाउड होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उस पर कोई भी डिडक्शन जो होती है अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 5, 10, 12, 8। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, वो इनकम्स या वो आय जो कर से मुक्त होती हैं, या इस तरह से कह सकते हैं जो कर मुक्त होती हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के आती हैं। तो यहाँ पर जो धारा 10 होती है, सेक्शन 10 होती है, उसमें कर मुक्त आयों के बारे में बताया गया है कि कौन सी इनकम ऐसी है जो टैक्स फ्री होती है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन डैश 12 to 14, 15 to 17, 18 to 22, 24 to 26। यानी कि जो आपकी वेतन से आय होती है वो किस सेक्शन में एक्सप्लेन की गई है, किस सेक्शन के अंतर्गत आती है आयकर अधिनियम के अनुसार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 to 17 तक जो है वो आपकी दे रखी है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड जो इनकम है या आय है या जो भी प्रावधान है वो सारे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, सैलरी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। जो इनकम है जो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है जो वेतन से आए है, वेतन की परिभाषा जो है वो किस सेक्शन में दी गई है? 15 सबसेक्शन 2, 16 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2, 17 सबसेक्शन 1। तो अब यहाँ पर किसके अंतर्गत दे रखी, ये तो आपको पता चल गया कि इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड जितने भी नियम अधिनियम है वो सारे 15 से 17 में आ रहे हैं सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर सैलरी को किसमें डिफाइन किया गया है स्पेशली, तो वो हो जाता है 17 सबसेक्शन 1 में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर यूआरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड द बैलेंस सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड डैश। ये यूआरपीएफ क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। अप्रमाणित जो प्रोविडेंट फंड है उसे कहा जाता है कि अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तो द बैलेंस तो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड, जो बैलेंस होगा उसको जो ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा उसे क्या कहा जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, ट्रांसफर्ड पीएफ, रिकॉग्नाइज्ड बैलेंस, ट्रांसफर्ड बैलेंस। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रांसफर्ड बैलेंस कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो बदल गए हैं, ये डी हो जाएगा ये। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इज डैश, फुली टैक्सेबल, पार्टी टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ दिस। जो बोनस होता है जो एम्प्लॉयर नियोक्ता जो होगा वो पे कर रहा होता है किसको? जो कर्मचारी है उसको। तो क्या है? तो बोनस जो होता है वो फुली टैक्सेबल होता है, पूरी तरह से कर योग्य होता है। तो एक आंसर है ऑप्शन, उसको कोई भी छूट नहीं मिलती, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं की जाती है, तो फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेजुटी होती है वो किस सेक्शन में डिफाइन की जाती है? यहाँ पर एक तो आप देख रहे होंगे सेक्शन 10 दे रखी है और उसकी कई सब सेक्शन दे रखी हैं। तो ग्रेजुटी किसके अंतर्गत आती है? ग्रेजुटी जो होती है वो आपकी 10 सबसेक्शन 10 में आती है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, सबके अंतर्गत अलग अलग चीजें दे रखी हैं। एक बार सर्च कर लीजिएगा सारी चीजों को ही, और ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे जो है मैचिंग करने को भी दे सकता है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज। जो भारत है, भारत में आयकर की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक अथॉरिटी प्राधिकरण है वो कौन सा है? फाइनेंस मिनिस्टर, सीबीडीटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो कौन हो जाएगा? अभी जैसे कि मैंने बताया कि सारी ही चीजें इनकम टैक्स रिलेटेड किसके अंतर्गत आती है? सीबीडीटी में आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में आती है।
सिर्फ जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं वो डिसाइड करने का काम जो होता है वो फाइनेंस एक्ट में होता है, वित्त अधिनियम में होता है। बाकी सारी चीजें जो है वो सीबीडीटी में आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड डैश, बोनस, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेमेंट नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मंथली किया जाता है सैलरी के अलावा, वो क्या कहलाता है? बोनस कहलाता है, अलाउंसेस यानी कि भत्ते, बेनिफिट्स जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाएगा? वो आपके भत्ते कहलाते हैं। जो भी कुछ नगद में, रोकड़ में सैलरी के अलावा दिया जा रहा होगा जो नियोक्ता है उसके द्वारा कर्मचारी को मंथली, तो वो आपके भत्ते कहलाते हैं, अलाउंसेस कहलाता है। अलग अलग तरह के होते हैं, कर योग्य होते हैं, कर मुक्त होते हैं, आंशिक कर योग्य होते हैं, तो भत्ते कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRA इज डैश। जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, वो क्या है? फुली टैक्सेबल है, पार्टली है, फुली एग्जम्प्टेड है, नन ऑफ दिस। तो जो HRA होता है उसको निकाला जाता है और ये आपका अंशतः कर योग्य होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें से कर मुक्त भाग जो होता है वो घटा दिया जाता है और उसके बाद जो टैक्सेबल आता है उसको जो सैलरी है उसमें जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल डैश एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ HRA। HRA से रिलेटेड जो रूल है वो किस सेक्शन में एक्सप्लेन किए गए हैं? टू सबसेक्शन ए है, 2AA है, 2AB है। किसमें एक्सप्लेन किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे 2A में। एक आंसर है ऑप्शन बी। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन है मैंने ज्यादातर इसमें आपके ऐड कर दिए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज असेसिबल फॉर डैश। कि पाकिस्तान में अगर कोई कृषि आय हो रही है तो वो किसके लिए कर योग्य होगी? रेजिडेंट निवासी के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेंस असाधारण निवासी के लिए, नॉन रेजिडेंट अनिवासी के लिए, या फिर नॉट टैक्सेबल, भारत में वो कर योग्य ही नहीं है, तो किसके लिए टैक्सेबल होगी? तो अगर कोई विदेश में इनकम कमाई जा रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान विदेशी है, तो कोई विदेश में इनकम अगर कमाई जा रही है तो वो सिर्फ जो साधारण निवासी होता है उसी की इनकम में जोड़ी जाती है और टैक्सेबल होती है, बाकी किसी में भी टैक्सेबल वो नहीं होगी। तो एक आंसर क्या है? ऑप्शन है। तो इस तरह समझ लीजिए, जो रेजिडेंट होता है अगर कोई पास्ट की इनकम है उसको छोड़ दीजिए तो उसके अलावा बाकी सभी इनकम पर टैक्स वो देता है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस HRA इज डैश। जो एसएससी है, करदाता है, अपने स्वयं के घर में रह रहा है, उसका अपना हाउस है, तो वहां पर HRA क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा, पार्टी टैक्सेबल होगा, फुली एग्जम्प्टेड होगा, नन ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो खुद के घर में रह रहा है तो क्या होता है HRA? अच्छा क्वेश्चन है, अगर वो खुद के घर में रह रहा हो तो HRA क्या होता है? वो फुली टैक्सेबल हो जाता है, पूरी तरह से कर योग्य होता है, क्योंकि अपना उसका खुद का घर है तो वहां पर HRA की उसको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन दिया जा रहा है तो पूरी तरह से कर योग्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर सेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी कि जो मनोरंजन भत्ता होता है वो किस सेक्शन के अंतर्गत जो होती है उसकी कटौती दी जाती है? 16 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 या फिर सबसेक्शन 3। तो 16 तो रहेगा ही, एक तो आपको क्लियर हो गया कि धारा 16 के अंतर्गत दे रखा है, उसकी सब सेक्शन कौन सी आपको ये देखना है। तो यहाँ पर कौन सी सेक्शन हो जाएगी? सब सेक्शन आपकी 16 सबसेक्शन 2 हो जाएगी। 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो है वो आपका मनोरंजन भत्ते के बारे में बताया गया। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसमें मैक्सिमम लिमिट भी पूछी जाती है कि कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 5000 होती है। इसको भी निकाला जाता है, पूरी तरह से कर योग्य नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही होता है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है तो वहां पर उनको ही छूट दी जाएगी। अगर आपके नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है तो वहां पर उनको मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सरकारी कर्मचारी के लिए ही है। मैक्सिमम लिमिट 5000 है। कौन सा सेक्शन है? 16 सबसेक्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, any allowances granted for encouraging research, academic and other professional pursuit is called dash। रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, हायर एजुकेशनल अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी जो ग्रांट किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है रिसर्च के लिए या फिर एकेडमिक या फिर अदर प्रोफेशनल के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी अलाउंस जो दिया जा रहा है इनकरेज करने के लिए, कोई शोध को, किसी एकेडमिक उसको, अकादमिक उसको, या फिर जो कोई पेशेवर काम है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? किस तरह का अलाउंस है वो आता है? तो वो हो जाता है आपका एकेडमिक अलाउंस। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन।
100, 150, 200, 250। बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है यानी कि शिक्षा भत्ता जो दिया जाता है वो पर मंथ पर चाइल्ड 2 बच्चों तक के लिए होता है। तो कितने तक होगा? वो आपके 100 रुपीज तक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है छात्रावास भत्ता। ये आपका शिक्षा भत्ता था, एजुकेशन अलाउंस की बात की जा रही थी, यहाँ पर आपका ये छात्रावास भत्ता है यानी कि हॉस्टल अलाउंस हो जाता है। तो वो कितने तक होगा? तो वो भी आपको मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही रहता है। पर चाइल्ड पर मंथ कितना रहेगा? तो वो 300 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगर एजुकेशन अलाउंस की बात करेगा तो 100 है, अगर आपके हॉस्टल अलाउंस की बात करेगा तो 300 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट अप टू डैश। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है तो यानी कि यात्रा भत्ता जो होता है जो कि एम्प्लॉय नियोक्ता कर्मचारी को दे रहा है वो कितने तक एग्जेम्प्ट होता है? 1000 पर मंथ, 1600 पर मंथ, 1000 पर एनम। ये लिखा है पर एनम मतलब वार्षिक। 1600 पर एनम, यहाँ पर भी 1600 रुपए वार्षिक के। तो वार्षिक तो नहीं होता, मंथली होता है, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1000 होगा या 1600 होगा, ये क्वेश्चन मेनली आपका बनता है। तो कितना हो जाएगा? 1600 पर मंथ होता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। तो यात्रा भत्ता अगर पूछेगा तो 1600 रुपए पर मंथ होगा, जो एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर जितना भी दिया जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन अलाउंस, जो विदेशी भत्ता होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में। जो विदेशी भत्ता होता है वो किस तरह का रहेगा? फॉरेन अलाउंस इज अ फुली एग्जेम्प्ट यानी कि पूरी तरह से कर मुक्त है, फुली टैक्सेबल पूरी तरह से कर योग्य है, अंशतः कर मुक्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फॉरेन अलाउंस क्या होता है? पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फुली एग्जेम्प्टेड है, अगर विदेश भत्ता मिल रहा है किसी को तो पूरी तरह से वो कर मुक्त होता है, उसको कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्टेड। कौन सी इनकम इसमें से कर मुक्त होगी? डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, सिटी कंपनसेटरी, नगद क्षतिपूरक भत्ता, फॉरेन अलाउंस विदेशी भत्ता, मेडिकल अलाउंस यानी कि जो चिकित्सीय भत्ता है। तो आपको पता है इसमें से कौन सा? अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया कि जो पूरी तरह से कर मुक्त है, एग्जेम्प्ट है, वो आपका फॉरेन अलाउंस होता है, विदेशी भत्ता होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। महंगाई भत्ता जो होता है वो भी आपका कर योग्य है, नगद क्षतिपूरक भत्ता भी कर योग्य है, और मेडिकल अलाउंस यानी कि चिकित्सीय भत्ता ये भी कर योग्य होता है। फॉरेन अलाउंस जो होता है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर डैश। जो शिक्षा भत्ता होता है वो कितने के लिए, यानी कि यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड पूछा गया है, चाइल्ड होता है, मेनली चाइल्ड के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तो कितने बच्चों तक के लिए कर मुक्त होता है? तो वो 2 चिल्ड्रन या पर्सन अगर लिखा है तो 2 बच्चों तक के लिए, 2 व्यक्तियों तक के लिए कर मुक्त होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इतने टाइप से क्वेश्चन इस कहाँ से बन सकता है, एक ही टॉपिक पर कई क्वेश्चंस निकलते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने बहुत से इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि आपको इजी रहेगा पूरी तरह से टॉपिक को समझने में और रिवाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रिसीव्ड सैलरी ₹1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹10,000 during the previous year. He spent ₹6,000 on entertainment. He is entitled to deduction under section 60 subsection 2. तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरह ये दे रखा है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने क्या उसको सैलरी रिसीव हो रही है 1,20,000 की, और उसे जो एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी कि मनोरंजन भत्ता जो मिल रहा है वो 10,000 का मिला है प्रीवियस ईयर में, मंथली नहीं है, पूरा एनम वार्षिक दे रखा है। और उसने जिसमें से 6,000 रुपए क्या किए हैं, यूज कर लिए हैं, 6,000 स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। अब आपको बताना है कि उसे डिडक्शन कितनी मिलेगी। जो धारा 16 की उपधारा 2 है उसके अंतर्गत उसे कितनी डिडक्शन मिलनी है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिडक्शन तो मिलनी ही है, कितनी मिलनी है क्वेश्चन ये आता है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व हम करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट जो बनेगा तो वो हो जाएगा इसका पहला पॉइंट कि कितना उसे एक्चुअल में रिसीव हुआ है, तो वो आपका रिसीव हुआ है 10,000 का। दूसरा जो उसमें इम्पोर्टेंट है पॉइंट जो बनेगा 20% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी सिर्फ ली जाती है, जो कि आपके क्वेश्चन में 1,20,000 बताई गई है, वही आपकी बेसिक सैलरी ले लेंगे। उसका 20% करिएगा तो कितना निकल के आएगा? 24,000, 24,000।
थर्ड पॉइंट बनता है मैक्सिमम लिमिट, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 5000 की होती है। अब यहाँ पर जो इसमें टैक्स फ्री पार्ट होगा वो हो जाएगा जो इन तीनों में सबसे कम होता है। तीनों में सबसे कम कौन सा है, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है 5000 की वो सबसे कम है, तो यहाँ पर उसी की डिडक्शन हमें मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस चीज से मतलब नहीं होता है कि उसने कितना उसमें से खर्च किया है, तो हमें इस 6000 से कोई मतलब नहीं है, उसको कितना मिला है सिर्फ हमें वो देखना है। अगर मंथली दे रखा है तो उसको एनम में चेंज कर दीजिएगा, वार्षिक में बदल दीजिएगा, गुणे 12 करेंगे तो आपका वार्षिक में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर टैक्स फ्री पार्ट हमारा 5000 है। अगर आपसे क्वेश्चन है पूछता कि टैक्सेबल पार्ट कितना है, तो वहां पर जितना एक्चुअल रिसीव उसे हुआ था 10,000 का, उसमें से हम इस 5000 को लेस कर देते तो वही 5000 ही हमारा क्या हो जाता, बचता। कुछ और अगर आपके डिजिट दे रखे हो तो कोई और अमाउंट निकल करके आएगा तो वो हमारा टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, टैक्स फ्री पूछे या टैक्सेबल पूछे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least for dash days to become a resident. A citizen of India एक भारत का नागरिक है जो कि अब्रॉड गया है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, उसे कितने दिन भारत में रहना है रेजिडेंट बनने के लिए। अभी आपको क्वेश्चन आ चुका है, कितना आंसर था इसका, 182 डेज था, 182 दिन ही था। तो एक आंसर है ऑप्शन डी, तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि किस तरह से निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following may be not ordinary resident? इसमें से कौन ऐसा है जो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारित निवासी नहीं हो सकता है। हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा है जो असाधारण निवासी नहीं बन सकता। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा ही हुआ है कि इसमें से कौन जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है, हिंदू अबाधित परिवार जो होता है वो आपका असाधारण निवासी नहीं होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बाकी वो दोनों चीजें हो सकता है लेकिन असाधारण निवासी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इसमें से आपको बताना है इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरीज की जो वेतन है शीर्षक आपका, उसमें कौन सी टैक्सेबल नहीं होगी जो नीचे इनकम दे रखी है। कमीशन रिसीव्ड बाय ए फुल टाइम डायरेक्टर, remuneration received by a partner, allowance received by an employee, free accommodation given to an employee। इसमें से कौन सी ऐसी इनकम है जो कि सैलरी हेड में शामिल नहीं किया जाता है, सैलरी हेड में नहीं आएगी, तो कौन सी इनकम हो जाती है। तो इनकम हो जाएगी आपकी जो remuneration received by a partner, यानी कि जो एक साझेदार होता है उसको जो भी remuneration पारिश्रमिक दिया जा रहा है, रिसीव कर रहा है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों ही चीजें क्या है आपकी सैलरी हेड में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डैश। अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गत वर्ष से क्या अर्थ होता है। द फाइनेंशियल ईयर वो वित्तीय वर्ष, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द जो किसके बाद डायरेक्टली आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है आपको कि कौन सा प्रीवियस ईयर कहलाता है या उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है यानी कि जो कर निर्धारण वर्ष होता है उससे जो प्रीवियस का फाइनेंशियल ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर गत वर्ष कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डैश। जो ग्रेजुटी है रिसीव की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, वो फुली एग्जेम्प्टेड होती है, पार्टली एग्जेम्प्टेड है, फुली टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹1 लाख। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ग्रेजुटी को रिसीव कर रहा है तो ध्यान में रखिएगा वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, पूरी तरह से कर मुक्त होती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में होता है तो वहां पर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज डैश। ग्रेजुटी, पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, लीव सैलरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस, पहले की जो हमने सर्विस करी हुई है उसके बदले में जो हमको पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी मिल रही है वो क्या कहलाती है, तो वो हो जाती है पेंशन। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया, द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेजिडेंस इज डैश। टैक्सेबल एज पर स्लैब्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, पार्टली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया
यानी कि वो इनकम जो इंडिया में हमने प्राप्त की है लेकिन हमने उसे भारत के बाहर जो था उपार्जित किया था। तो यहाँ पर एक रेजिडेंट, एक साधारण निवासी के लिए वो किस तरह से उसका कर चुकाएगा, या फिर स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो भी है टैक्स स्लैब्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग कर देगा, या फिर एग्जाम्प्ट होगी, कर मुक्त होगी, या फिर आंशिक रूप से कर मुक्त होगी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी एज पर स्लैब। जो रेजिडेंट होता है पहले ही मैंने बताया वो सारी ही इनकम पकड़ देता है, चाहे वो इंडिया में कमाई गई हो, इंडिया के बाहर कमाई गई हो। बस एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए, पास्ट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भूतकाल की पिछले गुजरे हुए कई वर्षों के पहले की कोई इनकम होती है उससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम रिसीव्ड एंड accrued outside India from a business, control or profession set up in India, the tax incidence in case of resident is taxable, not taxable, party taxable, none of the above। क्वेश्चन कह रहा है कि आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से कोई इनकम जो है वो प्राप्त हुई है, उपार्जित हुई है ऐसे बिजनेस से जो कि इंडिया फॉर्म ए बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, जिसका की प्रबंध और नियंत्रण जो था वो भारत से ही था। कोई ऐसी इनकम उपार्जित हुई है, रिसीव हुई है भारत के बाहर से, जिसका प्रबंध जो था बिजनेस का वो इंडिया से ही था। तो इस तरह की इनकम को एक निवासी के लिए क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। टैक्सेबल होती है, नॉन टैक्सेबल, पार्टी टैक्सेबल। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट आगे जो हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से ही करेंगे। आई होप अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, पूरे कंप्लीट होने तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।